लाल किताब में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितने हद तक डिफरेंस है? अब बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना रिलेशन खराब होने का एक रीजन होता है। विदेश यात्राओं का योग भी 12वां घर बनाता है। क्या रेमेडीज हैं? घर पर मंदिर बनाने से लाल किताब मना करती है। आपके घर में मंदिर है? नहीं है, मंदिर जाते हो आप? नहीं जाता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं तो दिन में पूजा पाठ बहुत करता हूँ, मैं तो दीपक ही बहुत जलाता हूँ, ठीक है, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरा तो और नुकसान नुकसान हो जा रहा है। उसके पीछे एक लॉजिक है। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव एस्ट्रो हेमंत। अब ये करते क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम हमने बात करी है लाल किताब के बारे में। हमने जाना है कि लाल किताब होती क्या है और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे। हमने अडोंटॉक्स पे इतने सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, हमने लाल किताब वालों को भी बुलाया, पर हमने उनसे बहुत लिमिटेड उपाय की बात करी है, छोटी छोटी हमने बस टॉपिक टच करे। पर आज के इस एपिसोड के बाद जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, लाल किताब से शुरू करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों को लाल किताब के उपाय पसंद है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते पर काम वैसे ही करते हैं जैसे बाकी करते हैं, आपको हर एक चीज की इजी, सस्ती और आपके मतलब की रेमेडीज मिलने वाली है जो कि अक्सर काम करती है, जो कि 100% ये कह रहे थे काम करती है। तो आप देखिए, करके अपनी लाइफ को सुधारिए। इस एपिसोड में वी हैव एस्ट्रो हेमंत सर, जो लाल किताब एक्सपर्ट हैं, जो 13 साल से ज्यादा लाल किताब प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके उपाय कर रहे हैं और खुद भी उससे अपनी लाइफ बहुत अच्छी करी है। हजारों में वो स्टूडेंट्स बना चुके हैं लाल किताब के, जो बहुत सारी बहुत अच्छी बहुत इजी रेमेडीज बताते हैं। हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है एक बहुत स्पेशल एलिमेंट के बारे में, हमने बात करी है भगवान के बारे में, हमने बात करी है हारे के सहारे के बारे में, हमने बात करी है खाटू श्याम जी के बारे में, हमने जाना है उनके बारे में। ये एपिसोड में आपको पता लगेगा, बहुत स्पेशल चीज है और बहुत स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखते हो। और अगर आप खाटू श्याम जाते हो या जाने का प्लान कर रहे हो या फिर जा रहे हो, आपके लिए एक बहुत ज्यादा गुड न्यूज है जो इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है। पर इस एपिसोड में और भी बहुत कुछ स्पेशल है। वो क्या है? वो आप हो। आपकी सारी समस्या, आपको पैसों से रिलेटेड परेशानी है, आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानी है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो या आप चाहते हो बाहर कनाडा पढ़ने जाना है, कनाडा जाना है, तो इस पॉडकास्ट में आपकी बहुत मदद होने वाली है। इस एपिसोड में अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश होते हैं, तो इसमें ऐसी रेमेडीज हैं जो सारी चीजें आपके घर में स्मूथ कर सकती हैं और एक हैप्पी लिविंग लेके आ सकती हैं। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एपिसोड में बहुत ज्यादा चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। एंजॉय एस्ट्रो हेमंत सर ऑन अडोंटॉक्स, एंजॉय अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू अडोंटॉक्स। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हमने इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट करे हैं, इतने ज़्यादा वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एंजल, बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, बट हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता था लाल किताब का। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी बात होती है, पर कहीं ना कहीं एक और पिरामिड आता है, एक और कहीं से सेगमेंट आता है लाल किताब का। और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी, मेरे को बहुत जानना था, उत्सुक था मैं कि यार लाल किताब और वैदिक में क्या डिफरेंस होता है। बट उससे भी पहले मेरे को ये जानना है कि लाल किताब की हिस्ट्री क्या है और बहुत सारी चीज़ें जो हम आज के पॉडकास्ट में आपसे जानेंगे। बट उससे पहले एक बार आई थैंक यू कि आने के लिए, और एक बार आप ऑडियंस को बताओगे आप क्या क्या करते हैं। वेलकम वरुण जी, आपका यहाँ बुलाने के लिए मुझे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लाल किताब करता हूँ। तो लाल किताब से समझ में आता होगा कि लाल किताब मेरे पास भी रखी है, लाल किताब। और लाल किताब जो है 1952 का एक पार्ट मेरे पास है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पर अब लाल किताब, आपने पूछा लाल किताब है क्या, तो सब कुछ शुरू करने से पहले जी कहते ना परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो कहते हैं कि आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। कहते हैं कि लाल किताब में एक ये आगाज है कि जब लाल किताब शुरू करना हो तो पहले कोई भी लाल किताब वाला होगा, इस आगाज के साथ सुने चलेगा। कहने का मतलब ये होगा कि आवाज वो हर किसी की सुनता है जी, कि शर्त कि ना कोई भूला हो, इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो सभी जनता का स्वागत है इस पॉडकास्ट में, वरुण जी के पॉडकास्ट में जो इन्होंने मुझे बुलाया। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। तो अब वार्ता शुरू करते हैं। तो जैसा आपने पूछा कि ये लाल किताब है क्या, हाँ, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो देखो लाल किताब जो है, लाल किताब अपने आप में एक पद्धति है। जैसे आपने पराशरी सुना होगा जी, आपने वैदिक सुना होगा, आपने जो है टैरेट सुना होगा, आपने केपी सुना होगा ना, उसी तरह से लाल किताब भी एक पद्धति है। अब पद्धति है कैसे, मदर वैदिक ही है, ओके, ठीक है, पराशरी है, जो बेस है वो वैदिक, पराशरी है, वैदिक ही, ठीक है। बट
आज के टाइम में पराशर को पढ़ना नए बच्चों के बस की बात तो मुझे तो लगता नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? रीजन, क्योंकि एक चीज समझें कि वैदिक को पढ़ना मतलब कि आप उसकी प्रिडिक्शन निकालने जा रहे हैं। आज के टाइम एक प्रिडिक्शन को निकालना, एक कुंडली की प्रिडिक्शन को निकालना, एक्चुअल प्रिडिक्शन निकालना, जिसमें आधा दिन लग जाता है। अच्छा, मतलब अगर मैं किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर पे जाता हूँ तो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर के पास अब जाते हैं। अब यूँ तो 6 महीने के कोर्स वाले भी एस्ट्रोलॉजर जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके Yes. जो मतलब 10 साल 20 साल से 10-20 कर रहे हैं साल से प्रैक्टिस, कर रहे हैं। अगर मैं उनके पास अपनी कुंडली लेके जाता तो हूँ वो आपको सटीकता भी देंगे। ओके। इसमें नो डाउट वैदिक इज ए वेरी स्टिक एस्ट्रोलॉजी। और उनको टाइम कितना लगेगा मेरी कुंडली को ब्रीफ करने में? लगभग आपको आधा दिन आराम से लग जाएगा, जो आपकी कुंडली को पूरा ब्रीफ करके जो 20 साल से कर भी रहा प्रैक्टिस 20 उनको साल से भी कर रहे हैं उनको भी टाइम लगेगा। ओके। क्योंकि इसको कैलकुलेट करना, देखो जैसे पहले उसमें वैदिक में लगन कुंडली देखेंगे, नवमास देखेंगे, सब कुछ देखने के बाद वो पहुंचेंगे एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पे। ठीक है लाल किताब में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1952 में आई, जी इसके सॉरी 1939 में आई। जी इसके जो मूल रचयिता हैं पंडित रूपचंद जी जोशी हैं, जी। जिन्होंने इसको लिखा, और कहते हैं कि कुदरत ने इनको आगे लिखवाया था। ओके, थोड़ा बताइए और। कुदरत ने कैसे लिखवाया कि उस टाइम पे वो वैदिक के महारत थे, ओके। पराशर के महारत थे। तो उन्होंने कुछ आने वाली जनरेशन के लिए इस चीज को जब लिखा, इसको कविताओं के रूप में लिखा, और कुदरत उनको रात को आके लिखवाती थी, दोहों के रूप में लिखा, कविताएं बनती गई, और वो बनते बनते एक लाल किताब बन गई, जो कि पहला बना 1939। इसका दूसरा खंड लिखा गया 1940 में, तीसरा खंड लिखा गया 1941 में, चौथा खंड 1942 में, और इसका जो संपूर्ण, जिसको हम ग्रंथ भी बोलते हैं जी, जैसे कि हिंदू धर्म हम सबका धर्म है, हम रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, हमारे ग्रंथ हैं जी। सिख लोग ग्रंथ साहिब को मानते हैं, उनका ग्रंथ है। इस्लामिक लोग कुरान को मानते हैं, ठीक है, तो इनके ग्रंथ है। उसी तरह से लाल किताब के लिए ये ग्रंथ है, जो लाल किताब करता है उसके लिए ये ग्रंथ है। तो अब ये चारों पर कैसे काम करती है? जब इसको लिखा जा रहा था तो इसमें चारों धर्म का भी बहुत ध्यान से इसमें देखा गया। चारों धर्म को, चारों धर्म जो है उनको ये सोच समझ के बनाया गया कि सब इसके उपाय कर सके। संपूर्ण अब हिंदू हाँ, मुस्लिम के यहाँ नहीं जाएगा, मुस्लिम ग्रंथ साहिब के यहाँ नहीं जाएगा। तो लाल किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हम सारे उन्हीं के अकॉर्डिंग, देवी देवताओं के उसी धर्म के अकॉर्डिंग उसको उपाय दे देते हैं, जिससे कि कोई भी धर्म का व्यक्ति लाल किताब के उपाय बड़े आसानी से कर सकता है। तो ये अगर हम नॉर्मल मेरी भाषा में, जो मेरी ऑडियंस की भाषा में अगर हम इसको समझें, तो ये एक बुक है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। यस। ओके। और वो गीता में क्या है, हाँ अगर सच्ची में पढ़ा जाए, आज भी कोई गीता पढ़ ले जी, आपकी प्रॉब्लम के हल निकल जाते हैं। हाँ उसी तरह से लाल किताब क्या है, लाल किताब संस्कारों पे चलने वाली एक किताब है। ओके ठीक है जी, ये संस्कारों पे चलती है, ये पुराने संस्कारों पे चलना सिखाती है, और इसका मेन पर्पज है रिश्तेदारी। अच्छा, एक चीज वरुण जी आप बताइएगा कि जब आप छोटे थे अपने मामा के यहाँ जाते थे, आज कितना जाते हैं? कम जाता हूँ। कम जाते हैं, ठीक है। आपकी बुआ आपके साथ रहती थी, खेलना पसंद आता था, हाँ ठीक है। रिश्तेदारी हाँ हाँ, एक्चुअल क्या है, हर ग्रह एक रिश्तेदारी को प्रेजेंट करता है। जितने भी ग्रह हैं हर वो सब कोई ना कोई, मेरे बुआ चाचा मामा ऐसा। बिल्कुल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ जुपिटर, जी, जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट करता है पिता, दादा, परदादा, ओके ठीक है। और लड़की के लिए ससुराल। ओके। तो मेरे को लगता था सूर्य करता है। नहीं, ओके, गलत था मैं। वो वैदिक में करता है, मैं गलत अच्छा नहीं हूँ, अच्छा 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 अच्छा। मैं गलत, वो गलत नहीं है। पर लाल किताब में गुरु जो है दादा, पिता, परदादा और लड़की का ससुराल, लड़की के लिए उसका ससुराल। अब जिस लड़की का गुरु खराब है जी, उसके ससुराल में हालात खराब होंगे। अच्छा। आपने देखा है आज की जनरेशन में बहुत सारी, मतलब ससुराल में लड़की के साथ उत्तेजता होती है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बट जिसका गुरु भी तो खराब है ना,
तो लड़की को ससुराल में दिक्कत मिल रही है। अब इसी तरह से हम उठा लेते हैं बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली जी। ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। ओके। भाई, दोस्त, खून के रिश्तेदार ये मंगल है जी। आपका जो शरीर है हाँ। ये भी पूरा मंगल है। वो कैसे आप कहोगे मंगल कैसे है? बताइए। आप तो अभी कह रहे थे कि सूर्य अपना आपा होता है तो हाँ, ये सूर्य हुआ। मंगल कैसे है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है। हाँ। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड है जी। तो ब्लड किसका है? मंगल। मंगल। ठीक है, खून। अब जिस भी इंसान का मंगल खराब होगा कि बॉडी उसको में खून की तकलीफ प्रॉब्लम रहेगी, स्टमक प्रॉब्लम होगी। ये मंगल खराब की निशानी। ओके। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम देखते हैं राहु को, हाँ। अब राहु क्या है? आपके दादा का परिवार और लड़के के लिए ससुराल। अब आपका राहु खराब है, ससुराल के हालात खराब होंगे। ओके। हर चीज कनेक्टेड है। जी। ठीक है, केतु क्या है? शरीर से नीचे का हिस्सा पूरा केतु है। हाँ। ठीक है, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट केतु। केतु है। रीढ़ की हड्डी केतु है। केतु है। ठीक है जी, आपके पैरों की बियाइयां हाँ। केतु हैं। ठीक है, घर में रखे प्याज केतु हैं। अच्छा। ब्याज हाँ। केतु है। अब आप देखना, आपके घर में केतु खराब है मान लो, हाँ। आपके घर में से रखे प्याज में से स्मेल बहुत जल्दी आने लग जाएगी। अच्छा। आपको मैं ये क्यों भी बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि रिश्तेदारी पे कैसे काम करती है, इसके ऊपर भी बताऊंगा जी। अब रिश्तेदारी पे काम करने का पर्पज आपको मैं बताया कि पहले के जमाने में जब ये रिश्तेदारी से बनी रहती थी, ठीक है, मासड़ा हमारा मंगल भी है, हमारा जो मौसा है वो मंगल भी है। हाँ। ठीक है, तो जैसे हमारी रिश्तेदारी बनी रहती थी तो कभी भी ग्रह खराब नहीं होते थे। खाना चूल्हे पर बनता था। हाँ। गैस आ गई। हाँ। बाथरूम घर के बाहर होता था। अंदर आ गया, राहु को घर में ले आए। हाँ। तो ये सारी चीजें, जैसे ये संस्कार हैं, पुराने संस्कार, अब ले आए तो कोई बात नहीं ले आए, पर जहां पर बीमारी है तो इलाज भी है। मेरा कहने का तात्पर्य लाल किताब से ये है कि ऑल एस्ट्रोलॉजी आर द डायग्नोस सिस्टम, बट लाल किताब डायग्नोज प्लस ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके। लाल किताब जो है ट्रीटमेंट भी देती है, आप समझ रहे हैं? तो ये इलाज लाल किताब के पास ही है। तो मैं डायग्नोज भी लाल किताब से करता हूँ जी। मैं ट्रीटमेंट भी लाल किताब से करता हूँ। हाँ। मैं लगभग 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। जो अच्छी आजकल ऐप्स के ऊपर इतनी सारी ऐप्स हैं, लाइक एस्ट्रोटॉक है, लाइक गुरुजी है, बहुत सारी ऐप है, पर इन सब पर मेरे बच्चे आज के टाइम प्लेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद वो अच्छा कमा भी रहे हैं। ओके। मेरा मानना ये है, और मैं और भी अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा, फीस चाहे खुल कर ले ली जाए पर किसी को गुमराह ना किया जाए। तो ये एक लाल किताब है क्योंकि ये संस्कारों पर चलना सिखाती है। करेक्ट। एक सवाल है जो मैं सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहता हूँ, पर शुरुआत आपसे करता हूँ कि क्या ऐसा भी होता है कि जैसे लाल किताब में आपको बहुत सारी रेमेडीज पता है जी, आपने देखी, अब मैं एक नॉर्मल इंसान आपके पास आया, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल तो सारे हैं, आप भी हो, मैं एक थोड़ा सा कम इन चीज़ों के बारे में जानने वाला बट उत्सुक इंसान आपके पास आया और मैंने आपसे सॉल्यूशन मांगा कि सर मेरी लाइफ में ये दिक्कत हो रही है। आपने मेरे को एक रेमेडी दी जो आपको पता है कि गलत भी हो सकती है, पर आपने एक पैसे के लालच में दे दी। तो क्या इस रेमेडी का जो, और वो मैंने करी, या तो मेरे को उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, मेरे पैसे, सपोज आपने मेरे से कुछ भी एक एक्स अमाउंट ले लिया, जो भी आपने अमाउंट लिया और मैंने वो रेमेडी करी, या तो वो रेमेडी हुई नहीं या मेरे को कुछ उल्टा असर हुआ, पर क्या इससे एस्ट्रोलॉजर को भी दोष लगेगा कुछ? डेफिनेटली लगेगा। तो वो बहुत डेफिनेटली, यही तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि लोग यहाँ पर लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ एक पैसे के पर्पस के ऊपर कि रेमेडी के नाम पर पैसे ले लिया जाए। जी। ठीक है, कि आपका ये पूजा होगी, ये पाठ होगा, ये होगा। मैं इस चीज़ में एक चीज़ मानता हूँ, बताइए। बीमार मैं हूँ,
हाँ दवाई आप खाएंगे, हाँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं नहीं। सिंपल सा फंडा है, जी मैं ठीक नहीं होऊंगा। जी। तो इसलिए अगर पूजा पाठ भी करनी है तो पहले खुद से करें। और हम्म, मेरा दूसरा मानना यहाँ पर यह है कि लोग आजकल तो हवन का भी पर्पज पूछने लगे हैं, जब से मूवीज ने उनको समझदार किया है। तो क्यों नहीं जो रेमेडीज होती है उसके पीछे का भी लॉजिक पूछा जाए कि सर आप ये रेमेडी दे रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। हर रेमेडी के पीछे साइंस है हर साइंस है, कि जो भी बिल्कुल ऑकल्ट बिल्कुल। साइंस में आती है। देखो मैं एक चीज यहाँ पर मानता हूँ, आप भी मेरे से इस बात पे सहमत करेंगे, साइंस सभी मानते हैं। हाँ साइंस का क्या पर्पज है, या नहीं है? हाँ, रैशनल है। ठीक है, यस और नो। यस और नो। उसी तरह से मैं लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी को संभावनाओं का खेल नहीं कहता, सटीक है। सटीक है। या तो होगा या नहीं होगा। हम्म, आप समझ रहे हैं? या तो होगा या नहीं होगा। फ्यूचर भी पता लग जाएगा। डेफिनेटली पता लग जाएगा, अच्छा, ओके। डेफिनेटली पता लगेगा ना सर। हाँ। जब हम उस चीज को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, आपके पास्ट को। पहली बात तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या है? बताइए। आप उसके पास गए, आपने अपनी डिटेल दी, हम्म चुप करके बैठ जाए, हम्म। सामने एस्ट्रोलॉजर को बोलने थे। जी। जब वो आप तक पहुंचे तभी आप अपनी दिल की बात बताएं। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। मतलब आप बस अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता के शांति से चुप बैठ हो जाओ। जाए कि आप क्यों आए। क्योंकि जब वो 12 हाउस और 9 प्लैनेट्स सब कुछ बता सकते हैं तो आपके उस टाइम का ये भी तो बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हम्म अब लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपनी कहानी सुनाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर भी जो होता है ना, मैं सभी एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा, मैं खासकर जो कुछ। लोग समझदार हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, कि आपकी ही कहानी सुनते हैं और उसी में से कहानी घुमा करके चिपका देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। सो किस हद तक, मतलब जैसे कि मैंने बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट किया, लाल किताब में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कितने हद तक डिफरेंस है? लाइक कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जैसे आप। डिफरेंस नहीं है, मैं ओके। आपको इसमें डिफरेंस यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है। इसमें फास्ट है, उसमें स्लो है, ऐसा? फास्ट भी क्या है कि हम, जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, मेष लगन को लगन मान, 12 हिंद को ब्याह कर दिया इस लाल किताब ने। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके 12 के 12 जो हाउस हैं, हम मेष लगन को लगन लेंगे। जैसे पहला घर से हम क्या देखते हैं, दूसरे कैसे क्या देखते हैं, तीसरे कैसे क्या देखते हैं, फोर्थ से क्या देखते हैं, हम उसी में देख लेंगे। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, मैं पराशर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो पराशर में क्या है, पहले आपकी लगन कुंडली देखते हैं, फिर नवमांश देखते हैं, उसके बाद आपका D1 चार्ट देखते हैं, D10 देखते हैं, D7 देखते हैं। उसमें हम अलग अलग चार्ट नहीं देखते। हमारे लिए एक लगन कुंडली है, उसी लगन कुंडली से, वर्षफल कुंडली से, ठीक है जी, महीना कुंडली, दिन कुंडली, इवन घंटे की कुंडली, इवन सेकंड की कुंडली तक हम उसी से निकाल देते हैं। वाओ, ओके। अच्छा, इसमें मैंने बहुत सारे कम्युनिटी पे, हम लोग, हमारी एक पूरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे लोग कमेंट्स में सवाल पूछते हैं या फिर लोग फॉर्म फिल करके सवाल पूछते हैं। तो इतने सारे सवाल एक डर को लेके हैं कि हम मांगलिक हैं, हमें कोई मंगल बद है, मांगलिक दोष है। तो एक इसमें लाल किताब का क्या कहना है और क्या है, बताइए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पूरी लाल किताब में 2 ही ग्रह खतरनाक है जी। पहला है बुध, ओके। जो कि बुद्धि का कारक है। हाँ। कहते हैं आपकी पूरी कुंडली अच्छी है, बुध खराब है, तो उस कुंडली का क्या करोगे? क्या करेंगे? डेफिनेटली दिमाग तो है ही नहीं ना। हाँ। और उसको किस्मत फिर भी दे रही है। तो उसके लिए एक लाइन बोलता हूं मैं, कहते क्या, लल्लू करे कवालियां रब सिदियां पावे। हाँ समझ रहे जी कि लल्लू करे कवालियां रब सिदियां पावे। जी। तो इनके लिए तो यहाँ है ही। तो सबसे पहले कोई भी लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर होगा जो अच्छे से कुंडली देखेगा, सबसे पहले आपके बुध को एनालाइज करेगा। ओके। कि आपकी कुंडली में बुध कैसा है। दूसरा है मंगल। अब लोगों को बड़ा भय होता है कि मांगलिक है हम शादी करेंगे तो ये हो जाएगा, हम शादी करेंगे तो वो हो जाएगा। आपको मैं ये बता दूं, लाल किताब क्या क्या नहीं मानती है। बताइए। सबसे पहले लाल किताब जो है, काल सर्प दोष नहीं मानती है। नहीं मानती? नहीं मानती। क्यों?
है ही नहीं, कालसर्प दोष नाम की कोई चीज ही नहीं है लाल किताब में। अच्छा, ठीक ओके। है। दूसरी, ऐसा सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ या टोक रहा हूँ, बट बुक में मेंशन ही नहीं किया गया या बुक में नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं। ऐसा होता ही नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, मांगलिक दोष की जगह हमने यहाँ पर लिया मंगल बद। ओके, वो कैसे होता है, उसके कुछ रीजंस हैं, उसके पीछे कुछ बताइए। मतलब कहने का मतलब है कंडीशंस है। ठीक है ठीक है, जी। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ, दूसरा क्या नहीं मानते हैं, शनि की साढ़े सती होती ही नहीं। हम नहीं मानते। वाओ, तो लोग जो इतना घबराते हैं कि साढ़े सात ही आ रही है, शुरू होने वाली अब है। मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वैसे तो लाल किताब शनि की साढ़े सती मानती ही नहीं है, पर शनि की साढ़े सती परेशान किसको करती है? जो नॉनवेज खाता है, ओके, जो शराब पीता है, हाँ जो जुआ खेलता है, ठीक है, जी। इनके लिए शनि साढ़े सती में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। शनि इंसाफ के देवता हैं। पर ये कैसे हो रही है? लाइक अगर हम मानते ही नहीं तो फिर हम नॉनवेज खाएं या शराब पिएं, उससे इम्पैक्ट कैसे आएगा? अब मैं आपको बताता इसके पीछे हाँ लॉजिक क्या लगेगा? हूँ, मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता जी। हूँ। नॉनवेज खाना, हम्म। आखिर में हम क्या कर रहे हैं? जीव हत्या। जीव हत्या। जी। हमारे सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में और आज कल युग में भी जो सात्विक रहे हैं वो शुरू से ही सात्विक रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं? और कौन से धर्म में नॉनवेज खाना लिखा है? मुसलमान खाते हैं। धर्म में तो उनके में भी नहीं लिखा ना। अच्छा, नहीं है? लाइक मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है है। इतना। बिल्कुल भी नहीं लिखा। किसी भी धर्म में नॉनवेज खाना गुनाह माना गया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दो ही तरह के लोग होते थे पुराने टाइम में, एक सात्विक, एक तामसिक। तामसिक। तामसिक कौन होते थे? राक्षस। असुर। जी। और सात्विक कौन होते थे? हमारे नॉर्मल मनुष्य। नॉर्मल मनुष्य। हाँ। ठीक है, कोई भी धर्म नॉनवेज को अलाउड नहीं करता है। और इसके ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, जो इंसान नॉनवेज खाता है जी। खासकर कुछ कंडीशंस हैं लाल किताब में, हाँ। जैसे सूर्य 11th हाउस की, नॉनवेज खा ले औलाद हो जाए मुझे बता दे। ओके। ठीक है, सूर्य 11th हाउस वाले की औलाद नहीं होती नॉनवेज खा ले तो। सूर्य 5th हाउस वाले की, सूर्य 5th हाउस में है और गुरु 10 हाउस में है, और ऐसा इंसान नॉनवेज खा रहा है, गारंटी दे रहा हूँ औलाद होकर भी मरेंगी। ओके। रिटर्न में दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ बोलूँगा वो एक कहते हैं ना लॉजिकल। मैं आपको जब एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं अगर आपको दवाई भी दे रहा हूँ, मैं आपको रेमेडी भी दे रहा हूँ, तो मैं आपको लॉजिकल दे रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे कैसे लॉजिक हुआ? आपको मैंने मान लो कोई एग्जांपल दिया कि आप नॉनवेज मत खाओ, ये तो सबसे पहले परहेज है। जी। ठीक है, बट मैंने कोई रेमेडी दी कि इसके पीछे आप जो है ना कि आपने अगर नॉनवेज खाया है तो आप अपने वजन के बराबर के बकरे लेकर जंगल में छोड़ दो। अच्छा। उपाय बनता है ये। हाँ। एग्जाम्पल में मतलब नॉनवेज खाता, औलाद नहीं हो रही है, वो औलाद चाहिए, सबसे पहले तो उसको नॉनवेज छोड़ना होगा। हाँ। उसको अपने वजन के बराबर लेकर बकरे वो मंदिर में वो जंगल में दान देने होंगे, जंगल में छोड़ना होगा उनको, तो उसके औलाद प्राप्ति होगी। ये उपाय है? ये उपाय है। मतलब अगर किसी से भूल चूक हो जाती है या फिर जानबूझ के भी कर देता है तो उसके भी सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशन है। ओके। ठीक है, अब इसी के पीछे एक इसका इलाज और है, जो आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या औलाद ना होना। हाँ। IVF भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, जी। उसके बाद भी औलाद नहीं हो रही है, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा उपाय मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से देना चाहूँगा। बताइए। करना क्या है? गोल्ड वायर सभी समझते हैं। हाँ। गोल्ड वायर लेनी है, गोल्ड वायर को गैस पे गर्म करना है। जी। ठीक है, गैस पे गर्म करने के बाद उसको दूध में बुझाए, गैस पे गर्म करे दूध में बुझाए, गैस पे गर्म करे दूध में बुझाए, ऐसा 11 बार करे और उस दूध को पी ले, और ऐसा 43 दिन तक करे। इन बिटवीन अपनी पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाए, उसके बाद रिलेशन बनाए, और उसके बाद वो गुड न्यूज़ ही देगा। वाओ, बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं। डेफिनेटली जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या का निदान भी है। IVF तक के भी बच्चों को जिन्होंने IVF भी सक्सेस नहीं हुआ, इस उपाय से मैंने उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी कराई है, जिसमें मेरा रिजल्ट रेशो लगभग 90% से ऊपर रहा है। परफेक्ट
परफेक्ट, ओके। बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है कि जैसे नॉनवेज छोड़ ही नहीं पाते, या तो इसके लिए भी कुछ है रेमेडी? कई चीज़ें अपनी विल पावर से या फिर छोड़नी सेल्फ होती हैं। कंट्रोल ही चाहिए इधर? मैंने क्या बोला ना, कई चीज़ें अपनी विल पावर से ही कंट्रोल होती है। हम्म, हाँ, बट दारू छुड़वाने की रेमेडी बड़ी अच्छी है। बताइए। ठीक है, जो भी महिला, जो भी मेरी बहन इस चीज़ से परेशान है कि उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और दिक्कत घर में दारू पीने की वजह से हो रही है, जी। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, सभी लेडीज़ पैर में बिछुए डालती है चांदी के। वो चांदी के बिछुए निकाले, उस अपने हस्बैंड की दारू में मिलाए, थोड़ी देर मिला के रखे और उसके बाद वही दारू अपने हस्बैंड को पीने को दे, उसके दारू छूटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और जो नहीं पहनती वो बिछुआ पहले पहने? ओके। ठीक है। दूसरी चीज, जो इंसान के घर में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, जी। बच्चे स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए रेमेडी देना चाहूँगा। बताइए सर। अब गर्मियाँ आ रही हैं, हाँ। बड़ा अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं इस रेमेडी को करने के लिए। उस बच्चे के हाथ से एक बर्फ की सिल्ली मंदिर में दान करा दो। जैसे जैसे वो सिल्ली दान कराते जाएंगे, इंसान की स्मोकिंग की हैबिट कम होती रहेगी। तो इसके पीछे के क्या लॉजिक है वो ही बता दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ जी। जो बर्फ है वो चंद्रमा है। हाँ, ठीक। ठीक है, क्योंकि पानी। हाँ। और जो मंदिर है वो हमारा दूसरा स्थान है। तो चंद्रमा को दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, बर्फ की सिल्ली को वहां पहुंचाकर हमने चंद्रमा को मजबूत किया, उसकी विल पावर को मजबूत किया कि वो उस चीज को छोड़ने पर मजबूर हो गया। वाओ, करेक्ट। ठीक है। अब दारू के अंदर जो हमने चांदी की उसके पैर के बिछुए, पैर हमारा जो है छठा घर भी है। हाँ। ठीक है, छठे घर का चंद्र उठाया, उसमें डाल दिया, जैसे मतलब चंद्रमा को हमने शायद दारू में ही डाल दिया और उसको जो है लत से छुड़वाने की कोशिश की, जिससे कि उसने, उसका जो है ना अजीब सा टेस्ट आना शुरू हो गया उसके मुंह में, तो उसने उस दारू को पीना त्याग दिया, छोड़ दिया। त्याग दिया। तो सपोज चांदी, अब जैसे कोई बिच्छू नहीं डालता, नॉर्मल वो पाजेब होती है या जो भी होता है वो डालते हैं, तो वो भी इससे भी कर सकते हैं। जी। अब एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जो मैंने कहीं पे नहीं दिया। आज की जनरेशन को ना पेट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। हाँ। स्टमक इशू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाँ, ठीक है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे लोगों को जो पेट से समस्याओं, पथरी से भी समस्याओं से परेशान है, तो ऐसे इंसान को पैर के, जो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, दोनों ही अपने पैर के राइट हैंड में जो है तार बांध ले चांदी की। अच्छा, दोनों पैरों में? ओके। तो आपकी पेट की समस्या खत्म होनी शुरू होगी। वाओ, ओके। समझ रहे? तो ये जो भी मैंने आपको दिया जी, ये सब कुछ मैंने आपको चंद्रमा की से रेमेडी दिया। हाँ। और आज आपके इसी चैनल के माध्यम से एक रेमेडी मैं ऐसे देने वाला हूँ। हाँ। हाथ सबके पास होते हैं, हाँ। ठीक है, दूध सबके घर में आता है, जी। ठीक है। कोई भी इंसान सुबह उठकर अपने हाथ को कच्चे दूध से धोना शुरू कर दे, 43 दिन के अंदर उसके जीवन में सफलताएं ना आने लग जाए तो बताना। वाओ, इसके पीछे लॉजिक बताते जाओ आप। बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि कोई भी चीज़ बताऊंगा विद लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है। राइट। मेरी जितनी ऑडियंस देख रही है ना, वो शायद, मेरे को ऐसा लगता है वो देखती ही हमको इसलिए है क्योंकि मैं हर बार लॉजिक के पीछे भागता हूँ। अगर हम भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं ना, तो मेरे को उसमें भी साइंस जाननी है कि क्या है। डेफिनेटली, अगर है तो डेफिनेटली मैं बताइए। आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बोला अपने हाथ को दूध से धोना शुरू करो। जी। ये हाथ हमारा है, इसमें सारे के सारे ग्रह होते हैं, ये तो मानते हो सभी लोग, ठीक है। और दूध जो है रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। जी। ठीक है, अपने हाथ को दूध से धोना मतलब चंद्रमा के हवाले कर दिया। अच्छा। हाँ। सारे के सारे ग्रह कहाँ चले गए? हाँ, चंद्रमा के पास। जी। तो चंद्रमा जो है, माँ, उसका बच्चा बुरा हो उसका बच्चा अच्छा हो, हर किसी को संभाल लेती है, पर माँ अच्छी या बुरी एक बच्चा नहीं संभाल पाता। समझ रहे हैं? तो इसलिए सारे के सारे जो ग्रह हमने चंद्र के हवाले कर दिए
कि अब चंद्र जाने, इसलिए चंद्र को मजबूत कर दिया और सारे ग्रहों को अच्छा किया, तो घर में से बीमारियां भी निकलने लगती हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था तो मेरे को आइडिया मिला कि फेस पे भी कुछ ग्रह का सिग्निफिकेंस रहता है। डेफिनेटली होता है सर। तो कैसा होता है, एक बार ऑडियंस पूरी देख रही होगी तो आप बता दीजिए कि ऑडियंस खुद का चेहरा देख के समझ सकती है कुछ भी, एक छोटी मोटी चीज। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को इन चीजों में इंटरेस्ट बहुत आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ हाँ कि आप एक चीज को समझे कि आपको पता करना है आपका कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। हाँ, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, समझ जाओ बुध खराब है। वाओ, जबान में लड़खड़ाहट आ रही है, हाँ लड़कट मतलब लड़क, जैसे बहुत सारे लोग हकलाते हैं, हाँ समझ गए हो। ठीक है, तो ये सब चीजें बुध खराब है। बुध, होठ हमारे मंगल है, थोड़ी हमारी राहु है, गाल हमारे शुक्र है, दाढ़ी हमारी शनि है, माथा हमारा जुपिटर है, ठीक है, बोहें भी हमारी शनि की है, कान हमारे केतु हैं, शरीर से ऊपर का सारा हिस्सा राहु का है। अब बहुत सारे लोग जो है ब्लीड रखते हैं, आप मतलब दाढ़ी रखते हैं आपकी तरह, हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखना कि दाढ़ी तो रख ली हाँ, और सजा के नहीं रखी, मेंटेन नहीं करते। हाँ, अब उनका क्या हो रहा है, उनका शनि खराब हो रहा है। अब आप कहेंगे शनि कैसे खराब हो रहा है? लाल किताब में शुक्र और शनि लैला मजनू कहलाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बताया मैं आपको बता रहा हूँ, लाल किताब में हाँ, शुक्र और शनि लैला मजनू कहलाते हैं। ठीक है, शुक्र के बिना शनि नहीं चलता, शनि के बिना शुक्र नहीं चलता। अब जिनका भी मान लो शुक्र खराब हो रहा है तो वो शनि की मदद दे दे, दाढ़ी रखे और उसको सजा कर रखे, ठीक है, आप समझ रहे हैं? शुक्र खराब चल रहा है, गालों को अपने आप को सजा के रखना शुरू कर दे, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दे, लग्जरी कैसे नहीं आती, और शुक्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी है, ये तो आप जानते ही हैं, राइट, ठीक है। तो जो छोटी कन्याएं होती हैं, 9 साल से जो छोटी कन्याएं हैं जी, वो बुध हैं, 9 से लेकर 18 के बीच में शुक्र हो गई, मतलब जो भी जवान हो गई वो शुक्र हो गई, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, किसी की कुंडली में जुपिटर लगन में है, लाल किताब के अनुसार जुपिटर लगन में है और उसका भाग्य नहीं चमक रहा, क्योंकि जुपिटर तो लगन में अच्छा होता है, भाग्य नहीं चमक रहा, तो उसकी कुंडली में है कि शादी के बाद भाग्य चमकेगा। और वो कह रहे कि भाई शादी तो पता नहीं कब होएगी, पर भाग्य चमकाना है तो क्या करें? हाँ, तो उसके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, अपने घर में जवान नौकरानी रखें। अच्छा, हाँ, क्योंकि जवान नौकरानी भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं आपको रिश्तेदारी बता रहा था जी, पीछे, मैंने आपको बताई, तो शुक्र की रिश्तेदारी कौन है? हस्बैंड के लिए वाइफ शुक्र, वाइफ के लिए हस्बैंड शुक्र, हमारी भाभी शुक्र, घर में रखी जवान नौकरानी शुक्र, और गाय शुक्र। ओके, समझ रहे जी, गाय भी शुक्र है जी। अब बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना रिलेशन खराब होने का एक रीजन होता है, बताइए। वो क्या? सूर्य और शुक्र, ये कंजक्शन बहुत सारी कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य शुक्र को खा रहा है, क्योंकि सूर्य की गर्मी, शुक्र रिलेशन जी, उसको खाता है, तो चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, लाइफ में डिवोर्स होते हैं, और कवारे मतलब जो बच्चे आजकल लव अफेयर में जाते हैं तो उनके मैक्सिमम मल्टीपल अफेयर्स होते हैं और सब ब्रेक होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? जब सूर्य खा रहा है शुक्र को, तो इसका अपोजिट कर देंगे। क्या अपोजिट करेंगे? कि जो सूर्य है वो क्या है? गुड़ जी, ठीक है, और गाय शुक्र, हाँ, तो हमने गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। तो वो हमने सेट कर दिया, प्लैनेट उल्टा कर दिया ना, हाँ, सूर्य को शुक्र को खिला दिया। हाँ, उसकी गर्मी से शुक्र चल रहा था जी, अब सूर्य को ही हमने शुक्र खिला दिया, हाँ, तो उससे क्या है? रिलेशन में बैलेंस है। सो जैसे आप ये सारी रेमेडीज बता रहे हो, ये रेमेडीज आप लोग कैलकुलेट करते हो या ये एज इट इज दी जाती है? कैलकुलेट करते हैं, हर एक चीज कैलकुलेशन पे है। ये जो मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से दी हैं, ये तो मैंने जनरल रेमेडीज बताई हैं, बट कई जगह पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज बनती हैं जो कि कैलकुलेशन के बेस पे है, कि इस जगह पर जाकर कई बार देखो, लाल किताब में एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाना।
हाँ ठीक है। अब आप कहोगे यार ग्रह तो अपने आप प्लेसमेंट लेके आए हैं, तुम कैसे अपने आप पहुंचा दोगे? राइट। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या है उस ग्रह की आशियां? हर ग्रह की आशियां होती हैं। एग्जाम्पल, चंद्र की आशियां है चांदी, ठीक है। जुपिटर की आशियां है सोना, ठीक है सूर्य की आशियां है तांबा, जी। ठीक है। बुध की आशियां हैं हरा चारा, फिटकरी, बहुत सारी है, ठीक ओके। है। शनि की आशियां हैं नौकर, हाँ लोहा। मजदूर, लोहा, ठीक ओके। है। तो ये आशियां हैं। तो अब क्या है, मैं आप लोगों के माध्यम से, मतलब इस चैनल के माध्यम से ये जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपको भी बड़ा अच्छा लगा के जान के कि ग्रहों को मनचाही जगह पर कैसे पहुंचाया जाए। वही और जो बच्चे सीख रहे हैं, जी। जो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे पहुंचाया जा रहा है। बताइए। कहते पहले घर में पहुंचाने के लिए, फर्स्ट हाउस में पहुंचाने के लिए किसी भी ग्रह को, उस ग्रह की वस्तु गले में पहनाए। अच्छा, ये मतलब हमारा अगर पहला हमारे घर को है। शनि को फर्स्ट उसमें लेके आना है तो मैं लोहे की चीज पहन लूं, ऐसा था लोहे की कुछ? चैन पहनी, एग्जाम्पल, वाह। ठीक है। तो उस ग्रह की वस्तु गले में लगन डाल। में लेके आए। हाँ। अब कहेंगे किसी को सेकंड हाउस में पहचा के फायदा मिलता है। हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत, डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। तो सेकंड क्या है? सेकंड जो है, आपने जैसे अभी मेरे से पूछा था कि भाई आप 12 हाउस को कैसे देखते हैं, तो आज उसमें दोनों चीजें कवर कर रहा हूँ मैं आपको। बताइए इसका सर, आंसर इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। ठीक है। पहले घर में मैंने पूछा, हाँ। पहले घर से हम देखते क्या है, अपना बनाया मकान, ठीक है, अपना आपा, अपनी मशहूरी, पिछले रीति रिवाज को मानना या ना मानना, सब पहले घर से डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है। तो पहले घर में किसी घर को पहुंचाना है तो उस ग्रह के समान लगन में मतलब गले में डलवाया जाता है जी। दूसरे घर में किसी को पहुंचाना है, हाँ। तो जो हमारे दोनों बोहों के बीच में ये तिलक लगाने की जगह है, ये दूसरा घर है। हाँ। और जो हम खाते हैं ये भी दूसरा घर है। ओके। 2 से खाते हैं, हाँ। 5 में जाता है, 8 से बाहर आता है। ओके। लॉजिकली बता रहा हूँ। हाँ। तीसरे घर में पहुंचाने के लिए उस ग्रह की वस्तुएं राइट हैंड में पहुंचाई जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे चांदी का कड़ा, तांबे का कड़ा या कुछ पहन के रखते हैं। ठीक है। तीसरे घर में पहुंचाने के लिए राइट हैंड में पहुंचाना बढ़िया अच्छा फायदा देता है। 4th हाउस में पहुंचाना, अब 4th हाउस में पहुंचाने के लिए जो चलता पानी है वो चंद्र है। पहली चीज तो हम वहां डलवा देंगे जी। ठीक है, कि बहते पानी में होंगे। अब मान लो किसी के यहाँ बहता पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट जब देखते हैं ना, तो वो इंटरनेशनल ऑडियंस की डिमांड ही रहती है कि कुछ रेमेडीज ऐसी मिल जाए जो हम कर पाएं। बिल्कुल डेफिनेटली। तो और मेरे पास आए भी हैं वैसे क्लाइंट, और उनको मैंने वैसे रेमेडीज दी भी हैं जिन्होंने रिजल्ट भी मेरे को आकर के दिए हैं। कि लास्ट, आई एम सॉरी आई एम कटिंग, बट एक सवाल बहुत मैम ने मेरे को बहुत बोला था कि आप प्लीज़ ये पूछना कि हम ना बाहर बैठे हुए हैं और हमारे पास इतनी सारी परेशानी आ रही है, बट हम जा ही नहीं सकते, कि अगर कोई कहता है कि पेड़ पे जाके ये करो तो वहाँ पे ना वो अलाउड ही नहीं करते हैं। नहीं करते। तो आप कुछ ऐसी रेमेडी जो हम घर पे ही कर सकें। वही चीज मैं आपको बताने लगा जी। चौथा घर क्या है? पहला तो बहता पानी, और दूसरा घर का मतलब चौराहा, जी, जहां पर 4 रास्ते मिल रहे हो, वो भी 4th हाउस कहलाता है। ओके। वो भी नहीं है। अपने घर में एक छोटा सा एरिया लें, उसमें क्रॉस बनाए, उसी को चौराहा माने वहां रख दें। ओके। कोई भी स्थान पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी, उसको हमने एक एज्यूम कर लिया, दैट इज आवर चौराहा, वहां रख दिया तो वो काम करेगा। ओके। 5वें घर में पहुंचाने के लिए जी, स्कूल टीचर,
या स्कूल में उस ग्रह की चीजों को पहुंचाया जाए। छठा घर अस्पताल, नानका परिवार, आपके घर का नॉर्थ का हिस्सा। ठीक है, अब छठा घर को एक्टिवेट करना है तो नाना के परिवार को कुछ ना कुछ, मतलब मामू परिवार को इनको खिलाने पिलाने से भी। और पताल भी छठा घर है। ओके, कुआं भी छठा घर है। हाँ, हॉस्पिटल भी छठा घर है। बेसमेंट भी? जो नहीं, बेसमेंट नहीं, जो हैंडपंप लगता है हाँ, उसकी पाइप कहाँ जाती है? नीचे। नीचे। हाँ। वो भी छठा घर है। तो जो चीज़ अंडरग्राउंड जा रही है तो बेसमेंट में भी तो हो गई। बेसमेंट नहीं आती इसमें? नहीं आएगा ओके, उसमें। देखो मैं कुछ भी बोलता हूँ आप उस पर यकीन मत करना कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ। 7th हाउस में पहुंचाने के लिए, किसी भी ग्रह को 7th हाउस में पहुंचाना है, खेती वाली जमीन, ओके, पार्क, हाँ, जहाँ पे घास और ये सब उगता है घास होता है जी, तो यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से 8वें घर में पहुंचाने के लिए शमशान घाट। ठीक है, 9th हाउस में पहुंचाने के लिए यहाँ पर स्पेशली मंदिर बोला गया है क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट, ब्रह्म स्थान है। हाँ ठीक है, और किसी के पास मंदिर नहीं है तो जो हमारी नेबल है जी, नाभि है जी, वो कुंडली का 9वां घर है। अच्छा, अब जैसे मैंने दूसरा घर बताया, पहला घर बताया यहाँ तक, उसी चीज को यहाँ छाती तक कर देंगे तो ये 4th हाउस हो जाएगा। उसी चीज को हम 9th हाउस मतलब नेबल तक कर देंगे तो वो 9th हाउस हो जाएगा। तो 4th हाउस में मान लो नहीं चौराहा मिल रहा है, उस ग्रह की वस्तु हम छाती तक डाल देंगे। ये तो कर सकते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी बॉडी में हमारे स्टार होते हैं और पूरे हाथों में स्टार हैं, सब कुछ अपने पास है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में समाया हुआ है, तो क्यों नहीं उस लॉजिकली उस चीज को वहां पर इफेक्ट कर सकते। तो बाहर जाके रेमेडीज अगर नहीं कर सकते तो हम अपनी बॉडी पे कर सकते हैं। Yes. कि अगर सपोज मेरे को कुछ 9th हाउस तक लेके जाना तो मैं यहाँ रेमेडी करूँगा। वाओ, Definitely. दैट मेक्स सेंस। ठीक है, 10th हाउस में पहुंचाने के लिए अपने पिता को उस ग्रह की चीजें खिलाकर। ओके, ठीक है जी, और पिता को नहीं खिला पा रहे हो तो ऐसी कोई शेडो सरकारी जमीन की जिसमें उसकी छाया पड़ती हो वहां दबाना। ओके, कोई भी सरकारी बैंक या कुछ भी? बैंक, इसमें स्कूल ना हो। अच्छा, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास। ठीक है। 11th हाउस में पहुंचाने के लिए हमारा ये राइट था, यहाँ पे 3rd हाउस के लिए, 11th हाउस के लिए लेफ्ट हाउस में, लेफ्ट हैंड में उस ग्रह की चीजें पहुंचा करके। ठीक है, और 12th हाउस में पहुंचाने के लिए हमारे घर की छत। ओके, ठीक है, हाँ, आराम का खाना भी है ना। हाँ, जो 12th हाउस जो है हमारा जो है आराम का घर भी है। ओके, ठीक है जी, विदेश यात्राओं का योग भी 12वां घर बनाता है। बताओ, बहुत सारे आती है रिक्वेस्ट कि बाहर पढ़ने जाना है, बाहर जॉब करने जाना है, डेफिनेटली क्या रेमेडीज हैं? उसके लिए अपनी कुंडली में जुपिटर और केतु को देखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि केतु है भ्रमण, रफ्तार। अब देखना, जिस इंसान का केतु खराब होगा ना वो गाड़ी भी बहुत स्पीड से चलाता होगा। स्पीड से तो मैं चलाता हूँ। तो केतु कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अब केतु मरता कैसे है बताइए। अब कहते ना सब समझदार है जी, कोई भी अपने ऊपर भला कहते हैं हम अच्छा काम करेंगे तो हमने अच्छा किया, बुरा किया तो किसने किया? मेरे ग्रह ने या किसी और ने। बुरा किया तो चाचे ने किया, हाँ, बुरा किया तो उसने किया। हाँ, ये सब जगह हो रहा है। राइट, ठीक है, तो उसी तरह से जब जुपिटर खराब होगा हाँ, तो उसने अपने बलि का बकरा, कहते हैं आखिर बलि का बकरा कौन, बलि का बकरा बनेगा कौन? तो जुपिटर ने अपना बलि का बकरा रखा है केतु को। ठीक है, सूर्य ने भी रखा है केतु को, हाँ, मंगल ने भी रखा है केतु को, बुध ने रखा है शुक्र को, ओके, और जुपिटर ने चंद्र ने रखा है गुरु, सूर्य और चंद्र को। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, हाँ, शनि ने रखा है राहु और केतु को। हाँ, बचे कौन? राहु और केतु। ये अपनी मुसीबत खुद अपने मोल लेते हैं। आप समझ रहे हैं? जी, ये अपनी मुसीबत खुद लेते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो हर ग्रह ने अपने बलि का बकरा रखा होता है। तो आपका कौन से ग्रह की वजह से केतु खराब हो रहा है?
हम कुंडली में देखते रहते हैं यार, ये ग्रह तो अच्छा बैठा है, ये ग्रह खराब कैसे हो रहा है, तो ये बलि का बकरा है। ये भी हमारे एक पढ़ाने के कॉन्सेप्ट में आता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये चीज़ें कैसे देखी जाए। ठीक है। अब एक आपका क्वेश्चन था कि दशाओं को आप कैसे मानते हैं। जी ठीक है, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ ये दशाओं को कैसे मानते हैं हम। आपकी जो भी महादशा चल रही होती है हम कभी नहीं देखते, महादशा नहीं हम नहीं देखते। जितने भी एस्ट्रोलॉजर आए हैं सब महादशा देख के ही तो बता रहे थे। तो मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। जितने भी आपके पास एस्ट्रोलॉजर आए हैं वो महादशा देखते हैं, क्योंकि वो और हिसाब है। लाल किताब मानता है 35 साला चक्र। क्या मानते हैं? 35 साला चक्र। ओके अब एग्जाम्पल आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। जी। धीरू भाई अंबानी कुल 70 साल की उम्र जी है। हाँ। ठीक है। पहले से 35 साल की उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है। 35 से 70 तक उन्होंने इतना कमा दिया कि कई पुश्तें आराम से बैठ के खा रही हैं। तो वो 35 साल चक्कर की हम बात करते हैं। लाल किताब में दशा देखने का अलग ही नियम है। ठीक है। हम कुंडली के जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, टाइमिंग इसमें डिपेंड करता है, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। शाम को 7 बजे से सुबह 3 बजे तक के बच्चे जितने पैदा होते हैं, शाम को 7 बजे से अगले दिन 3 बजे तक के जितने बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनका हम पहले 6 साल शनि के मानते हैं। मतलब पैदा जिस दिन हुए उस दिन से उस दिन उसकी शनि की दशा शुरू हो गई, 6 साल की उम्र तक। ओके ठीक है। पहले 6 साल तक। ठीक है। हाँ। और जो बाकी टाइम में पैदा हुए, जैसे मान लो कोई बच्चा 8 बजे पैदा हुआ, तो उस समय जो है जुपिटर का समय है। कोई बच्चा 10 बजे तक पैदा हुआ तो उसका समझ लो सूर्य का। मतलब हर ग्रह का ना अपना समय है, दिन में समय आता है जी। ये समय से इतने समय तक, जैसे 3 से लेकर 5:30 बजे तक जो है केतु का समय है। ठीक है। ठीक है। फिर सुबह 6 से 8 जुपिटर का समय है। 8 से 10 सूर्य का समय है। 10 से 12 मंगल का समय है। ठीक है। इस तरह से सारे ग्रहों के समय लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दशा निकालते हैं। जो वो दशा निकलती है उस दशा में उसको हम राजा मानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बंदा पूरी जिंदगी काम भी करता है। अच्छा। इससे हम निकालते हैं कि बंदा काम क्या करेगा। तो जैसे लोग आपके पास आते हैं कि करियर बता दो, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो कि किस करियर में आपको जाना चाहिए। और इसी कैलकुलेशन में अगर मैं बात करूं, इसी कैलकुलेशन में हम ये भी कैलकुलेट कर पाते हैं कि इसको आने वाली जो है औलाद क्या होगी, मेल होगी कि फीमेल होगी, ये भी पता लग जाता है। इसी कैलकुलेशन से पता लगता है। वाह। तो लाल किताब इस तरह से सटीकता पे जाती है, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो सूत्र का रहता है। हर ग्रह अपने सूत्र देता है। मान लो किसी की कुंडली में जुपिटर 3rd हाउस में है, राइट, तो उसके घर में कोई ना कोई टीचर जरूर होगा। अच्छा। अगर टीचर नहीं है तो घर के आसपास स्कूल या मंदिर जरूर होगा। ठीक है। बुध किसी का 12वें घर में है, उसके घर में खाली मटके जरूर पड़े होंगे, और वही उसकी बर्बादी का कारण बन रहे होंगे। अब आप समझना, जिसकी कुंडली में बुध खराब होगा जी, उसके घर में ताबीज, यंत्र, ठीक है, विभूत, ये ऐसी चीजें, शंख जी, ठीक है, खाली घड़े, गाने बजाने का सामान, ये सब कुछ पड़ा होगा। ठीक है। और वही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा होगा। बुध 12वें घर में हो, बर्बादी का कारण कैसे बन रहा होगा? बुध का सामान उसके घर में नहीं होना चाहिए, बुध का साथ उसको नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बुध मान लो आपका 2nd हाउस में है, कहते जब भी विधवा औरत का साथ करेगा, क्योंकि विधवा औरत भी बुध बन जाती है, ठीक है, बर्बाद होने लग जाएगा। और यहीं पर शुक्र दूसरे घर में हो तो कहते शादीशुदा साली का साथ ले ले, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ओके। ठीक है। अब यहीं पर एक बात करना चाहूँगा, जी। आज का जनरेशन भी है, सबको पसंद भी आएगा, बताइए। और करके भी देखे। हाँ, रिटर्न गारंटी से उसका शुक्र अच्छा होने लग जाएगा। बताइए। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बनाते हैं, हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल इंटरनेट पे। टॉपिक भी है ना। मैरिड भी
मैरिड को भी हक बनता होगा कोई दोस्त बनाने का या नहीं? वो ही जाने, मैं तो कमेंट करना नहीं चाहूँगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जी। कहते हैं शुक्र को अच्छा करना हो, मेल को फीमेल जी। और फीमेल को मेल एक दोस्त बनाना चाहिए, पर शर्त कि वो रिश्ता नाबाद हो, मतलब नापाक हो। हाँ। ठीक है, जी। मतलब उसके अंदर कोई भी अशुद्धता ना हो, जी। शुद्ध रिश्ता हो, मतलब उसका शुक्र अच्छा होना चाहिए। अच्छी दोस्ती हो, बेस्ट फ्रेंडशिप हो। तो शुक्र कायम कर लिया उसने अपना। ओके। जब शुक्र काम करेगा तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर वही उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया तो वो तो उल्टा पड़ेगा। अपोजिट हो जाएगा। मेक सेंस। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बार ऑडियंस को लाल किताब के थ्रू बताना चाहोगे आप कि हर एक ग्रह अगर खराब होता है तो उससे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आते हैं? जैसे आपने बताया कि अगर ये कर लेते हैं तो उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, शनि खराब है तो क्या होगा? देखो, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, जी। ठीक है, तो आपके कैरियर में दिक्कत आ गई। हाँ। बृहस्पति मान सम्मान भी है। पढ़ाई में रुकावट आना, ये भी बृहस्पति से होता है। बीच में पढ़ाई रुक जाना, जी। ये भी बृहस्पति से है। ओके। ठीक है, अब इसके खराब होने के जो रीजन बनते हैं, हाँ। पिता के साथ दुष्व्यवहार, ओके। अपने बुजुर्गों का मान सम्मान ना करना, ओके। और इसी से पितृदोष भी लगता है। ओके। और पितृदोष पता कैसे लगेगा कि घर में पितृदोष है या नहीं है? बताइए। बड़ा सिंपल है। घर से निकलते ही आपको पीपल का पेड़ दिखाई देने लग जाए। अच्छा, तो पितृदोष है। आपके घर की छत पे पीपल का पेड़ उगना शुरू हो जाए तो पितृदोष है। पितृदोष है। आपके घर में किसी ना किसी के बाल बहुत जल्दी सफेद होने लग जाए छोटी उम्र में, पितृदोष है। ठीक है, और कहते हैं जब कुंडली में बृहस्पति का पितृऋण लगता है उसके बाद ही बाकी पितृऋण लगते हैं, उससे पहले कोई पितृऋण एप्लीकेबल नहीं होता। लाल किताब में तो फिर 9 तरह के पितृऋण है। अच्छा, कौन कौन से? सभी ग्रहों के अलग अलग ऋण हैं। ओके। मतलब जिसमें शनि का जुल्माना ऋण भी कहेंगे। ठीक है, शुक्र का कहेंगे। शुक्र कब लगता है? जब बुजुर्गों द्वारा अपने घर में महिला को सताया गया हो। अच्छा, एहसास बहू के होता है। यस। ठीक है, जला दिया गया हो। पुराने टाइम में तो आपको पता है कि ये बहुत सारा चलता था, अब तो फिर कम हो रोक है। ठीक है, पेट में बच्चा मरवाना केतु का ऋण लग जाएगा। ठीक है, मजदूरों का हिस्सा खाना शनि का ऋण लग जाएगा। चाचा को धोखा देना शनि का ऋण लग जाएगा। 9 तरह के ऋण लगते हैं, परंतु सबसे पहले जो ऋण लगता है वो लगता है जुपिटर का। अगर जुपिटर का कुंडली में ऋण लग गया तो कुंडली में पितृ ऋण लगेगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि पितृ ऋण है कि नहीं है? शनि, राहु, केतु और शुक्र जी आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो समझ लो आपकी कुंडली में ये ऋण है। और ये निशानी उसके घर में जरूर देखने को मिलेगी, या तो पीपल का निकलना। इसका रीजन क्या बनता है? इसका रीजन बनता है अपने बुजुर्गों द्वारा कुल पुरोहित को बदलना, या मंदिर की जमीन के साथ छेड़छाड़ करना। क्योंकि आजकल लोगों का कहते हैं कि मंदिर के नाम पर भी बहुत कुछ लेकर खाना, ये सब करना, ये पितृ ऋण का कारण बनता है। तो ये तो बृहस्पति था। उसी तरह से चंद्र खराब कैसे होता है? कैसे? चंद्र खराब होता है आपका माँ के साथ बदतमीजी से बोलने से, जी, माँ की बात ना मानने से। अब खराब तो माँ के साथ किया, ठीक है, माँ के साथ खराब तो कर लिया, ऐसे जातक जो है डिप्रेशन में भी जाते हैं। चंद्र खराब हो गया। चंद्र हमारे मन का कारक भी है, राइट, ठीक है, और चंद्र नगद धन का कारक भी है। एक तरफ से तो माँ को गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ से चाह रहे हो पैसा आए। कैसे आएगा? मन में शांति आए। सब कुछ मिलता है इंसान को, पीस ऑफ माइंड और मन की शांति नहीं मिलती है। तो पैसा भी कमा लेते हैं जो लोग, परेशान जो रहते हैं, उसका रीजन ये है। ठीक है भाई, बीवी आई, बीवी के आने पे माँ को त्याग दिया, निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो चंद्र खराब हो रहा है। ठीक है, तो
इसी तरह से मंगल। तो एक सवाल और आता है कि जैसे अब बहुत सारे वृद्ध आश्रम में पेरेंट्स जाते हैं लोगों के, तो क्या उन पेरेंट्स की भी उसमें कोई दोष होगा या कुछ होगा कि वो, जैसे अब मैं हूँ, अगर सपोज मेरे उनका को, केतु खराब हो रहा है ना। अच्छा उनका केतु खराब होगा। हाँ, अब ये देखो ना, उनका बट ऑफिस है, उनका केतु खराब हो गया, उनके योग नहीं थे। हम्म पर अब कुंडली भी तो तब बदल रही है जब बच्चों की भी तो कुंडली जुड़ गई। जिस तरह से किसी इंसान का आपके भाग्य के साथ जुड़ना, जब कोई वो आपके भाग्य के साथ जुड़ रहा है तो वो आपको तरक्की दे रहा है, तो कोई भाग्य जुड़ेगा वो खराब भी तो कर सकता है, नुकसान भी देगा। नुकसान भी दे सकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जी, नहीं समझ में आ रहा है, या तो उनकी शादी नहीं हुई है, हाँ, तो मुझसे शादी की डेट और टाइम निकलवाएं। उस टाइम पर शादी करने से आपका भाग्य खुलेगा। खुलेगा। जो लोग शादी कर चुके हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, किस टाइम पर बच्चा प्लान करना है, किस समय पे प्लान करना है, किस समय पे डिलीवर कराना है, वो टाइम मुझसे निकलवा लें, उनका भाग्य चल निकलेगा। वाह, ओके। ये लाल किताब की खासियत है। तीसरी चीज, अब बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, कामयाब नहीं हो पा रहे, हम्म ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा वो क्या करें। उनका कहीं ना कहीं 10वां घर सोया हुआ, ओके, उनके लिए एक रेमेडी देना चाहूंगा। बताइए। रेमेडी क्या होगी? सुराही मिट्टी की सभी जानते हैं, मिट्टी की सुराही लेनी है, उसमें सौंफ भरने हैं। ठीक है। किसी सरकारी जमीन जहां पर उसकी शेडो पड़ रही हो, हाँ, उस जगह को खोदना है, हम्म उस सुराही को दबा देना है, जी, उसका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 10वां घर जब सोया हो तो इंसान को जिंदगी में तरक्की नहीं मिलती, करेक्ट। ठीक है। और जब वो जागेगा तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाय से पॉजिटिव रिपोर्ट जरूर देगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, ये बाबा की कृपा है, क्योंकि मैं बाबा श्याम को भी मानता हूँ जैसा आप जानते ही हैं, जी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जब उपाय होते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट जरूर देते हैं, क्योंकि लाल किताब के उपाय 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि शर्त आपने दिल से की हो। जी, ठीक है ना। सर हमने बहुत बार देखा कि लोग जब भी लाल किताब की बात करते हैं तो मंदिर की बात उठती है, और जब मंदिर की बात उठती है तो वहाँ पे बोला जाता है कि लाल किताब में ऐसा बताया गया है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो क्या लॉजिक? ये सच भी है और ये सच नहीं भी है। बताइए। अब मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये कई कंडीशन में है कि घर पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि जुपिटर आपके 4th हाउस में हो तो आपको घर पे मंदिर नहीं बनाना चाहिए। ओके। जुपिटर 7th हाउस में हो, घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए जी। और जुपिटर आपका 10th हाउस में हो तो भी घर में मंदिर ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पर जुपिटर की कंडीशन दे रहा हूँ, बाकी जगह पे ऐसी कोई डिनाई नहीं है कि बनाओ या नहीं बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर। आप अपने पुराने इतिहास में चले जाओ जी। जब हम लोग गाँव में रहा करते थे या शहरों में रहते थे, घर में कितने मंदिर होते थे? नहीं होते थे। आप तो चलो फिर छोटे हैं, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम हुआ, पर अपने बुजुर्गों से कभी पता करना, उनके भी बुजुर्गों से पता करना, मंदिर गांव में या शहर में गांव वाले मिलकर बनवाते थे और शहर वाले शहर में मिलकर बनवा लेते, मोहल्ले वाले मोहल्लों में बन के बनवाते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि मंदिर एक शुद्ध जगह है जी। घर में अशुद्धता का वातावरण रहता ही रहता है, तो इसलिए घर पर मंदिर बनाने से लाल किताब मना करती है। पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जी। यही कंडीशन की वजह से घर में मंदिर बनाने को लाल किताब मना करती है। अब दूसरी चीज है, यहाँ पर मंदिर जो है एक ही जगह पे है पूरी लाल किताब में जहां पर जाना मना है, मंदिर जाना ही मना है। इंसान कई बार आपके पास आता होगा या कई बार कहता होगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं तो दिन में पूजा पाठ बहुत करता हूँ, मैं तो दीपक ही बहुत जलाता हूँ, ठीक है, फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरा तो और नुकसान हो ही जा रहा है।
उसके पीछे एक लॉजिक है। बताइए। कहते जब भी आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह होंगे और 2nd हाउस खाली होगा, तो ऐसा इंसान जितना भी मंदिर में जाएगा उतना बर्बाद होगा। मंदिर जाके बर्बाद होगा। यस। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, मैं उसको मंदिर जाने को अभी भी मना नहीं कर रहा। हाँ। ऐसा ज्यादा कोशिश करे बाहर से ही मंदिर में प्रणाम करके आए, और फिर भी चला जाता है तो वो मंदिर में किसी मूर्ति को ना छुए, शिवलिंग को ना छुए, उसके लिए अच्छा है। तो ये करेगा तो उसको ग्रह जो है बुरा फल नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा। अब दूसरी चीज, चंद्र किसी का 2nd हाउस में है, वो घर में जितनी घड़ी घंटाल रखेगा, बजाएगा। अच्छा, चंद्र 2 वाले को आदत होती है घंटियां बजाने की, पूजा करेगा पूरी घंटियों के साथ करेगा, ठीक है, तो वो तब बर्बाद होगा। अच्छा। तो कहाँ पर घंटी बजानी है, हाँ। कहाँ पे उस चीज का यूज करना है, कहाँ नहीं करना। मैं एक लाइन फिर बार बार बोलता हूँ, मैंने और भी कहीं बोली है लाइन। कहते हैं कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। जबकि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं आप लोगों के साथ ये बात बोल रहा हूं। एक बार ये रिपीट कर दो, ये अच्छा था। बताइए। कहते हैं कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है जी, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। वाह वाह वाह। ठीक है जी। तो इसलिए लाल किताब में छोटी छोटी रेमेडीज हैं, प्यारी प्यारी रेमेडीज हैं, हर चीज को बड़ी बजट फ्रेंडली सरलता के साथ, मतलब होमली रेमेडीज हम कह सकते हैं कि इंसान अपने घर में भी करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले जो मैंने पॉडकास्ट को शुरू किया, कि अगर हम कोई उपाय नहीं भी करना चाहते, आज भी हम अपनी रिश्तेदारी को ठीक कर लें तो हमारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। वाह, जहाँ से हमने शुरू किया था। बट आजकल की जनरेशन, खान पान, लोगों के बीच में जेलस भावना, ये सब आने की वजह से यहाँ पर हमें ग्रहों की आशियों की जरूरत पड़ती है। कि कोई बहन से बनाना नहीं चाह रहा, कोई मासी से बनाना नहीं चाह रहा, ठीक है, कोई भाई से बनाना नहीं चाह रहा। अब एक बात बताओ, भाई से नहीं बना रहे हो, भाई भाई की नहीं बन रही है, भाई एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो रखा है, तो वो प्रॉपर्टी जो कि जमीन मंगल की है, कहाँ से बना लेगा? बना भी लेगा तो उस जमीन का सुख कहाँ से पालेगा? मेक सेंस। समझ रहे? तो लाल किताब की जो रेमेडीज हैं इसलिए 100% सटीकता पे जाती हैं, क्योंकि हमने ग्रहों के समान ग्रहों को देके अपने ग्रहों को अच्छा कर लिया। मेक सेंस। ओके। राहु की बात जब करते हैं तो राहु की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं कि आप पे राहु का भारी चल रहा है, दोष है, ये है वो है, राहु की माया और शनि की छाया। हाँ, बहुत डराया जाता है। तो कुछ पॉजिटिव राहु भी या होता कह है? लो शनि की माया और राहु की छाया जी। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है जी। ठीक है, शनि एक माया ग्रह है। अब यहाँ पर शनि और राहु को कह के डराने वालों को मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह आपको बुरा फल नहीं देता। तो अब यहाँ पर राहु की बात करते हैं। कहते हैं कि राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं जी, तो राहु जो है ना एक अच्छा ग्रह भी है। आज की जनरेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो राहु के बिना चल रही है? कौन सी? आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, क्या है? राहु। ठीक है, आप मोबाइल को रख के कहाँ सोते हैं? सर के पास ही रख के सो जाता हूँ। तो सर के पास रख के सो जाते हैं। अगर ये मोबाइल आपको पैसा देता है, आप रील्स भी बहुत देखते हैं कि मोबाइल पैसा देता है, रील बनाओ है, आप इस पे काम करो, पर ये बिना काम करे भी पैसा देता है। कैसे? अपने मोबाइल को रोजाना साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू करो। ओके, क्या होगा उससे? राहु आपका मनी फ्लो बढ़ाएगा। आप अपना इस साल का बैलेंस शीट देखना और अगले साल का बैलेंस शीट देखना, फिर देखो सिर्फ चार्ज करना है वहां पे। वाह, ओके। जितना लैपटॉप वगैरह सब है जी, लैपटॉप वगैरह सब कुछ, हाँ, साउथ ईस्ट में करो। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता रहा था, राहु को जब हम अपने सर पे रख के सो जाते हैं जी, ठीक है, तो नींद कहाँ से प्रॉपर आएगी?
राहु 12वें घर में जब भी होता है तो इमेजिनेशन देता है, इतनी इमेजिनेशन देता है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। बुध और राहु 12वें घर में हो, इंसान शेख चिल्ली बन जाता है। जेब में कुछ हो ना हो, बातें बड़ी बड़ी करता है। कोई भी लगा के देख ले अपनी कुंडली पे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं जी। ठीक है। चंद्र 5वें घर में हो, जिस चीज की बंदा पढ़ाई करता होगा वो काम कभी नहीं करेगा, काम उससे हटके करेगा। अच्छा। ठीक है। चंद्र आपका 8th हाउस में हो, ऐसा इंसान बाथरूम में जाकर एक बार जरूर रोता है। ठीक है। और ऐसे इंसान को बार बार नोट काउंट करने की आदत होती है, और बार बार वो जो है ना, बार बार अपना अकाउंट चेक बार बार करता है कि मतलब जैसे थोड़ी देर में डबल होने वाले हैं, ऐसा वो बार बार करता है जी। तो ये कुछ सूत्र हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सूत्र भी बताए, मैंने आपको रेमेडीज भी बताई, आपको कैसा लगा यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, बहुत नया मिला, सब कुछ नया जानने को मिला। अच्छा, एक सवाल और है जो कमेंट्स में आता है, जब भी हम कोई पॉडकास्ट करते हैं तो लोग सीखना चाहते हैं, और आज एक नया ही टॉपिक लेके आए हम, लाल किताब, तो क्या सीखा जा सकता है आपसे? बिल्कुल सीखा जा सकता है जी। जैसे मैं आपको अभी बता ही रहा था कि अभी तक मैं 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी ऐप के ऊपर इस टाइम पे तो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ऐप हैं, तो उन ऐप पे मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कंसल्टेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं जी। तो उसी चीज़ पे आज आपके माध्यम से मैं एक ऑफर देना चाहूँगा। दीजिए सर, ज़रूरत है बहुत। जो बच्चे, जो लोग, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं जी, आपके व्यूवर्स हैं, उन व्यूवर्स के लिए जो आपके इस वीडियो को देखकर मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, तो उनके लिए लाल किताब की 5 क्लास फ्री। ओके, वाओ। कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा, हाँ आप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे सर, बाहर जाएंगे आप, संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लीजिए। ओके ठीक है। जी। तो ये मेरी तरफ से ऑफर रहेगा, जो बच्चे भी लाल किताब सीखना चाहते हैं और जी। अपने, देखो सीखना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लोगों की सेवा कर सके, सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अपने माहौल को ठीक कर सके, अपने घर को ठीक कर सके। ट्रू। दूसरी चीज़, मेरा मिशन क्या है, मैं लगभग 10,000 लोगों को अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन कराना चाहता हूँ और ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। देखो आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी पे जाने से इंसान क्यों घबराता है? क्योंकि ठग लिया जाता है। ठीक है। रेमेडी के नाम पे, किसी भी नाम पे, और कई तो आपने देखे होंगे, कहीं तो देखे होंगे कि परामर्श फ्री है पर रेमेडी 51,000 रुपए की है। तो हमें वो लोग नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो लोगों की सेवा कर सकें, और ऐसी सेवा कर सकें, फीस खुल के ले लें पर किसी को भटकाए नहीं, किसी को गुमराह नहीं करें। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जी। और इसी मिशन के साथ, लाल किताब के साथ, मैं कुछ बड़ा करना चाह रहा हूँ, तभी आपके इस पॉडकास्ट पे ये चीज़ बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को भी खुशी है आपकी इस सोच को देखकर, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ना मिसगाइड हो जाते हैं, वो जाते हैं एक होप लेके, और सबसे बुरी चीज़ जो मेरे को एस्ट्रोलॉजी में आज तक दिखी है वो ये है कि हर एक इंसान ना तभी जाता है जब वो पूरा टूट जाता है, और जब वो एक गाइडेंस की प्राप्ति करना चाह रहा है, एक अच्छी चीज़ की प्राप्ति करना चाह रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ सही हो, तो उसको और ठग लिया जाता है, जो कि मेरे को लगता है कि ये पहले बुरे से भी बुरा काम हो गया। अब आपको एक इस यहीं पे एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भाई हैं जो क्लाइंट जाता है उसको आश्वासन कम डरा ज़्यादा देते हैं। ठीक है। आप किसी डिप्रेशन में मेरे पास आए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको है जी, अगर उसको ठीक करने की बजाय मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया हो तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो ठीक नहीं होगा, वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ट्रू। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी मेरे पास आता है, प्रॉब्लम कितनी सी भी बड़ी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का हल है जी, हर प्रॉब्लम का हल है, डराना हल नहीं है। राइट। जैसे हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग, हर एक इंसान का दिल में तमन्ना होती है, या तो वो, मतलब सबके ही होती है कि वो सक्सेसफुल बने,
पर कुछ मेरी तरह साइको होते हैं जिनको सक्सेसफुल के पार जाना है, जिनको कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में, चाहे वो इम्पैक्टफुल हो, कुछ समाज के लिए अच्छा भी हो और पैसा भी अच्छा कमा पाए। ये मैं हूँ। लग्जरी भी मिले और लग्जरी विद स्टेटस और हम सेवा भी कर पाए, ये भी भाव रहता है मेरे अंदर। अब बाकियों का आई डोंट नो, बट मेरे अंदर ये रहता है। सो कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगता है कि एक्टर बन के भी किया जा सकता है, पॉलिटिशियन बन के भी किया जा सकता है। तो जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसी के कि हमें नेता बनना है, हमें अभिनेता बनना है, इसके भी योग तो है। इसके लिए क्या इसके भी होता योग है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, हर चीज के योग बनाए जाते हैं। हाँ, किसी की कुंडली में तो होते हैं, वो बन जाता है जी। पर किसी की कुंडली में है ही नहीं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर की कुंडली को अगर एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी कुंडली बहुत खराब है। अच्छा। यस, बट उसकी कुंडली में विपरीत राजयोग था कि वो क्रिकेट का बादशाह बन गया। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु उसको सपोर्ट करता था, केतु और जुपिटर सपोर्ट करता था। हाँ, जब उसको सपोर्ट मिली तो क्रिकेट का बादशाह बन गया, क्योंकि केतु खेल भी है। हाँ, ठीक है। उसी तरह से फिल्म स्टार की बात किया जाए, कहते हैं इसमें शुक्र और राहु का बहुत बड़ा योगदान है जी। आपकी कुंडली में शुक्र और राहु को बैलेंस कराकर फिल्म स्टार लाइन में कैसे चलेगा, किस लेवल पर चलेगा, बड़ा कर सकते हैं। उसी तरह से पॉलिटिशियन बनने के लिए सूर्य और राहु की, जी, गवर्नमेंट जॉब में भी इन्हीं दो ग्रहों की, साथ में हम जुपिटर भी लेंगे। ठीक है। इन तीनों की बैलेंसिंग करा करके हम गवर्नमेंट जॉब भी देख सकते हैं। अब एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एक लाइन में बहुत सारी मोबाइल की शॉप है। एक मोबाइल की शॉप पे तो भीड़ है, 19 खाली है, मोबाइल तो सेम है। हाँ, दुकानें भी सेम है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ठीक है। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? उसकी कुंडली में उसको राहु सपोर्ट कर रहा है। राहु, ओके। उसका राहु प्रबल है। हाँ, जब राहु प्रबल है तो वो उसको सपोर्ट करता है, तो उसके पास क्लाइंटेज उस चीज के जाते हैं। ठीक है। अब यहीं पे एग्जांपल रेस्टोरेंट का ले लेते हैं जी। एक पे बहुत ज्यादा भीड़ है, 18 खाली है, हाँ, 19 खाली है। हाँ, तो उसमें क्या रीजन है? उसका कहीं ना कहीं मंगल सपोर्ट कर रहा है। मतलब हम अपनी कुंडली से ये योग जान सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। दैट इज ए लॉजिकल क्वेश्चन कि हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में हम जाएं, कैसे हम अपनी फील्ड में आप जाकर सक्सेस बन सकते हैं। जी। मैं एस्ट्रोलॉजी में क्यों आया? हाँ, जबकि मैं तो एक ब्रांच मैनेजर था। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं? जी। कि ब्रांच मैनेजर था, एस्ट्रोलॉजी में क्यों आया? क्योंकि मेरी डेस्टिनी मुझे एस्ट्रोलॉजी में लेके आ रही थी। मेरे स्टार जो है सपोर्ट कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी को। राइट। ये लॉजिक होता है। तो हमें लॉजिकल क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर से पूछने चाहिए। मेक सेंस। सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेंगे। डेफिनेटली। करेक्ट। सो अब अगर किसी को जो देख रहे हैं, अगर किसी को बनना है, एक्टर बनना है, तो उसको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखो, उसको शुक्र और राहु को अपना मजबूत करना चाहिए। शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए मिट्टी के बर्तन में दूध और मक्खन भर के 43 डेज मंदिर में देना चाहिए। ओके। ठीक है। अब बहुत सारे लोग, आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा किया। ये तो हो गया स्टार बनने के लिए। अब यहीं पर मैं एक अपनी तरफ से देना चाहूंगा। 100%। ठीक है। आज ना दुनिया में मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। जी। ठीक है। और जिसकी कुंडली में शुक्र, बुध और शनि की युति हो, जी। ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ और लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। अब सबकी कुंडली में तो नहीं हो सकता। हाँ, सबकी कुंडली में कैसे बनाए? बताओ कैसे बनाए। बिल्कुल हाँ जी। दूंगा। शुक्र क्या है? खुशबू। हाँ, शनि क्या है? तरलता। हाँ, ठीक है। और जो हमारी नाक की गोलाई है, ये है बुध। ओके। ठीक है। ये नाक की गोलाई जो है ये बुध है। सांस लेने की प्रक्रिया जुपिटर है, पर ये जो गोलाई है ना, ये बुध है। इस नोज की टिप्स के ऊपर चंदन का इत्र लगाना शुरू करो, उसमें खुशबू हो गई, तरलता हो गई और बुद्धि हो गया। तीनों मिल गए तो युति लग गई। पर जिसकी भी कुंडली में बुध शुक्र शनि की युति है, ऐसा इंसान जितने ज्यादा खुले मकानों में रहे वो ज्यादा अच्छा है।
ओके। अब यहीं पर एक चीज और मुझे समझ में आती है। लाल किताब वास्तु, जिसे हम मकान कुंडली का नाम भी देते हैं, ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग, बताइए। मकान कुंडली जी। किसके लिए मकान बनाना अच्छा है, किसके लिए नहीं है, कौन मकान बनाते ही उजड़ जाता है और कौन मकान बनाते ही संभल आबाद जाता हो है। जाता है, हाँ ठीक है। जी। मतलब मेरे कुछ उर्दू वर्ड हैं, नहीं नहीं। मंदा, हाँ। है ना, आप समझो, क्योंकि लाल किताब जो है 4 भाषाओं में लिखी गई है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और फारसी। ओके। तो कविताओं के रूप में है तो मेरा वो भाव ज़्यादा निकल के आता है। तो ये सब शनि पे डिपेंड करता है जी। ठीक है। शनि लगन वाले को मकान बना लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है। खासकर वो अपनी उम्र के 36वें साल के बाद बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। शनि सेकंड हाउस वाले को मकान बनाना चाहिए, उसके 2 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं ठीक है। हो सके तो ससुराल की सपोर्ट से मकान बने तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है। हाँ। शनि 3 हाउस वाला भी मकान बना सकता है। वो जब मकान बनाए तो घर में कुत्ता जरूर पाले, ओके, तभी उसको वो मकान फायदा फलेगा। देगा ठीक है। शनि 4th हाउस में है, माँ के नाम से मकान बनाए। शनि 5th हाउस में है, अपनी उम्र के 48 साल से पहले मकान ना बनाए। ओके, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो केतु का फल खराब हो जाएगा। अच्छा। मैंने इस योग में बच्चों की औलादे भी जाते देखी गई, क्योंकि यहाँ पर शनि को बच्चा ही खाने वाला सांप कहा गया है। ओके। ठीक है जी। जी। शनि 6th हाउस में हो, कहते हैं मकान बनाए पर मकान बीच में अधूरा कभी ना छोड़े, जब भी बने पूरा बने। कई बार मकान रुक जाते हैं लोगों के। हाँ। तो ऐसे इंसान को मकान नहीं रोकना चाहिए ठीक है। शनि 7th हाउस वाले मकान बना सकता है, क्योंकि शनि अपने खुद के घर में है, वहाँ पे लेट जरूर बनवाता है पर जब भी बनवाएगा सॉलिड मकान बनाएगा। शनि 8th वाले को कभी भी अपने नाम से मकान नहीं बनाना चाहिए। शनि 9th हाउस में 3 प्रॉपर्टी बनने के योग होते हैं, उसको 3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए ठीक है। शनि 10th हाउस में और 11th हाउस में जी। मैं ये कहूँगा कि वो मकान ना ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। पर शनि 11th वाला 55 साल की उम्र के बाद मकान बना सकता है। 55 साल के बाद क्या मजा आएगा? मेरे खुद के शनि 11th हाउस में। अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, मैं सब कुछ कर लूँगा पर मकान नहीं बनाऊंगा। बट इसका लॉजिक ये हो गया कि आप वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे करा सकते हैं। वो कर सकते हैं ठीक है। और शनि 12th हाउस में हो तो इंसान मल्टीपल प्रॉपर्टी बना सकता है। वाह, मेरे किस हाउस में? वो आपका देखना पड़ेगा। 10th हाउस वालों को क्या करना? 10th हाउस वालों को नहीं बनाना चाहिए। शाबाश, मेरा 10th में। 10th वालों को जब भी वो मकान बनाएगा हाँ। उजड़ता जाएगा। जब तक वो मकान नहीं बनाएगा तब तक शनि उसको बल्ले बल्ले कराता जाएगा। चलो ठीक है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, किस तरह से आपको नुकसान दे रहा है, ये सिर्फ आपकी कुंडली बता देती है। तो लाल किताब जो वास्तु है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी की गांठ और तांबे की सिक्कों से घर का पूरा वास्तु हो जाता है। कुछ तोड़वाने फुड़वाने की जरूरत नहीं है। वाह। ठीक है। वाह, सिंपल सिंपल रेमेडी किसके साथ, कितना कुछ नया पता लगता है बार। तो आपको मैं बता रहा हूँ, और ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है। कितना टाइम हो गया सर आपको पढ़ते हुए, कराते हुए, प्रैक्टिस सारी चीज़ें? मैं अगर सही बोलूँ तो 2019 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी। और प्रैक्टिस करते हुए मैं 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से? सीखना मैंने 2008 में ही शुरू कर दिया था, हम्म। पर प्रैक्टिस में 2008 से करना शुरू कर दिया था। पर पहली सफलता जो है मुझे 2017-18 के बाद, जब लोग मुझे जानने लगे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। एब्सोल्युटली। क्या हुआ था जब आपने पहली बार, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से पॉडकास्ट में ही पूछा नहीं है कि जब आप इस साइंस से, इस ऑकल्ट साइंस से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो क्या हुआ था? मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जी ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता है। एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ना, वो समाज का सेवा करने जो जाते हैं वो पहले खुद ही सारे घाव खा के आते हैं। जब तक खुद नहीं पकोगे, जब तक खुद नहीं जलोगे, जब तक वो चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे। राइट। ठीक है। और बहुत सारे
हमारे भाइयों का ये मानना है कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कर सकता है। यहाँ कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर दिन का, हर महीने का, हर 6 महीने का और हर साल के उपाय करता हूँ। वाह। ठीक है जी। और यही कृपा है, मेरे हाथ में कोई स्टोन नहीं है, सिर्फ एक सुलेमानी को छोड़ के, बिकॉज ये नेगेटिविटी से बचाता है। ओके। अगर मैं इसके अलावा बताऊं, कोई स्टोन आपको नहीं दिखेगा। पर जो भी मैंने पहना है, जो भी मैंने किया है, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए किया है। ये देखो, मेरे गले में आपको चांदी की ठोस गोली भी दिखेगी। जी। ठीक है, मेरे हाथ में आपको ये स्टील का छल्ला दिखेगा जी। ये बुध का उपाय है। ओके। बुध किसी का 12वें घर में हो हाँ। और ऐसा इंसान स्टील का छल्ला डाल ले, हाँ। उसको अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके। और बुध कहीं भी खराब हो, बुध का सबसे अच्छा उपाय है नाक छेदन। अच्छा, लड़के भी? यस, आई एम ऑल्सो। ओके। उपाय मैंने सारे किए हैं। हाँ। उपाय मैंने सारे किए हैं, पर वो लाल किताब के हैं और आडंबर में विश्वास नहीं रखता हूँ। इस तरह से काम करते हैं जी। वाह। सारा जो भी आपने पहना है एक बार बता दीजिए ऑडियंस को, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट आता है गोल्ड audience डाला को। है, मैंने सुलेमानी हकीक डाला है, हम्म। मैंने स्टील का छल्ला डाला है, मैंने चांदी की ठोस गोली डाली है, हम्म। मैंने अपना नोज पेड्स कराया, मैंने जेब में लेड की गोली रखी है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जी। बड़ा अच्छा उपाय है राहु का, बड़ा मज़ा भी आएगा आप लोगों को सुनने में। बताइए। इंटरेस्टिंग उपाय है जी। ठीक है। किसी की भी कुंडली में राहु 6th हाउस में हो, जी। ठीक है, राहु का अच्छा रिजल्ट लेने के लिए चश्मे लगाता है, लगाए, जिसका फ्रेम गोल्डन हो। दिख रहा है आपको गोल्डन है? बिकॉज मेरा भी राहु 6th हाउस में है ना। गोल्डन फ्रेम हो और ब्लैक ग्लासेस हो। अब आप कहोगे सर आपके तो वाइट हैं, आपके तो ब्लैक नहीं दिख रहे। हाँ। बट सुबह जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो ये तो ये black- डबल अच्छा, कोटेड हाँ। है, ये ब्लैक हो जाता है। हाँ, गॉट इट। ठीक है, हाँ। तो ब्लैक ग्लासेस गोल्डन फ्रेम लगाना शुरू करें, राहु और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपने पॉजिटिव राहु की बात करी, तो इस तरह से राहु पॉजिटिव किया जा अपने सकता है। फेवर में लिया जा सकता है। अब राहु सबसे ज्यादा खतरनाक है कहाँ? कहाँ? 8th हाउस में। ओके। ठीक है, जी। राहु जब भी 8th हाउस का 8th हाउस में आता है हम्म। तो भाई साहब उस साल जिंदगी जो है ना गर्दिश से आम कर देता है। ओके। ठीक है, तो उसके लिए 8 खोटे सिक्के चलते पानी में जल प्रवाह करे। और परहेज क्या बनता है? उस साल छत का कोई काम ना करे। जब राहु 8th हाउस का 8th हाउस में आता है तो घर में कोई ना कोई पानी की टैप लीक हो जाती है, घर में कोमोड खराब हो जाता है। ओके। और जैसे ही वो बंदा छत का काम छिड़वाता है, जिंदगी में वो साल भूचाल बन जाता है उसका। सीरियसली। इसलिए मैंने बोला लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। एक पीछे हमारा कोरोना अभी खत्म हुआ जी। ठीक है, अगर कोरोना के टाइम की बात करें, आपसे क्वेश्चन है मेरा, पूछिए। कोरोना के टाइम पे बाहर डॉक्टर भी थे जी। बाहर पुलिस वाले भी थे और बाहर हमारे जमादार भाई भी थे जो सफाई कर्मचारी हैं। हाँ। ठीक है, बाहर मरीज भी थे। मरे कौन कौन? सभी। कोरोना जिसको चपेट में आया सबको लेके गया। पर इतनी न्यूज में आपने ये देखा कि कोई सफाई कर्मचारी मरा हो? नहीं। सुना हो? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये हो चुका है। ठीक है, रीजन उस टाइम पे वो लोग मरे जिनकी कुंडली में चंद्रमा, बुध और राहु खराब थे। ओके। क्योंकि उस टाइम के गोचर में राहु की दृष्टि मंगल पे चल रही थी। अब राहु क्या है? हाथी। जी। ठीक है, और मंगल क्या है? महावत। अब हाथी जब महावत पे चढ़ जाएगा तो क्या होएगा? ठीक है, उस टाइम पे डॉक्टरों को भी प्रॉब्लम आई, डॉक्टर भी बीमार पड़े और उनमें से गए भी। जी। पुलिस वाले भी गए, क्योंकि पुलिस वाले मंगल हैं, डॉक्टर मंगल हैं। ठीक है, राहु की दृष्टि मंगल पे थी तो राहु ने मंगल को उड़ा दिया। जी।
पर कोई भी जमादार गया, क्योंकि जमादार शनि। लाल किताब में राहु का रूप रखता है, ओके। राहु प्रबल था, तो कोई भी सफाई कर्मचारी को कोई भी प्रॉब्लम उस टाइम पर नहीं आएगी। वाओ, लाइक अगर किसी चीज़ को डीपली समझो तो सेंस बनाने लग जाती है। तो आप समझो ना, हाँ। मैंने आपको कोई भी अनलॉजिकल चीज बोली अभी तक? कोई भी कह दे कि आपने जो है सिर्फ हवाओं में बातें की, मैंने किसी भी ग्रह की बात करी विद लॉजिक करी। उसको ठीक कैसे किया जा सकता है वो मैंने आपको लॉजिकली करा। मैंने क्या कहा, उपाय नहीं करना, मत करो, रिश्तेदारी अच्छी कर सकते हो जी। मैं कोई पूजा पाठ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई स्टोन नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देकर अपने ग्रहों को अच्छा किया जा सकता है। आपके घर में मंदिर है? नहीं है। मंदिर जाते हो आप? नहीं जाता। मंदिर भी नहीं जाते? बहुत कम जाता हूँ। ओके, बिकॉज लाल किताब फॉलो कर रहे हो आप? लाल किताब फॉलो कर रहा हूँ, पर एक भगवान है जिनको मैं मानता हूँ, बताइए। जिनकी कृपा है, जिनका नाम आज की दुनिया सभी जानती है। कहते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। हाँ, इस मंदिर में मैं महीने में एक बार जरूर जाता हूँ जी। और जैसे मैंने अभी सबको बताया, तो मेरी भी कुंडली में वही और लगता है कि 6th, 8th और 12th हाउस में जब एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हो तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, जाए तो मूर्तियों का ना छुए और घंटी नहीं बजानी चाहिए जी। तो महीने में मैं खाटू श्याम रिंगस मंदिर जाता हूँ। ओके जी। तो आप वहाँ पे घंटी नहीं बजाते? नहीं बजाता, सिर्फ माथा टेक के आ जाते हैं? माथा टेक के आ जाता हूँ। ओके, परफेक्ट। और मैं मानता भी उन्हीं को हूँ, तो मैं बाबा श्याम को मानता हूँ और मैं मंदिर के साथ जुड़ा हूँ, मैं सेवक हूँ रिंगस मंदिर का। तो रिंगस मंदिर की बात करें तो आज के टाइम पर रिंगस मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना प्लीज चाहूँगा। सर बताइए। ठीक है, सब सुनना चाहेंगे? सब 100% सर। बहुत। देखो, खाटू श्याम मंदिर में तो सभी जाते हैं जी, है ना, पर रिंगस मंदिर में वो जाता है जो खाटू श्याम का जी सबसे पुराना भगत है। हाँ। जो सबसे पुराना सेवक है जी। नए लोगों को रिंगस के मंदिर के बारे में नहीं पता है। तो आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं रिंगस मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, ऑडियंस इतना बड़ा तो मैं भक्त नहीं हूँ, पर हाँ छोटा सा सेवक मैं बाबा का जरूर हूँ। बताइए। कहते हैं रिंगस मंदिर जो है, आपने किसी टाइम पे 1777 के आसपास की बात है जी, जब औरंगजेब जो है उसने मंदिर तोड़वाने शुरू किए थे। तो खाटू श्याम मंदिर की जो प्रतिमा है वो सेवा के लिए रिंगस मंदिर में आई थी। जी। ठीक है, उस टाइम 2 प्रतिमाओं की पावर यहाँ से चलती थी। तो पुराने जो उनके महंत हैं उनका मानना है कि वो पावर आज तक रिंगस मंदिर में विराजमान है। तो कहते खाटू जाने से पहले रिंगस मंदिर में जाया तो आपका डबल काम बनता है। अब किसी को 1 रुपया चाहिए, किसी को 2 रुपये चाहिए, किसी के 2 के 4 करने, 4 के 6 करने हैं ना, तो वो पहले रिंगस मंदिर जरूर जाए। वाह। ठीक है, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो मैं खाटू श्याम जी में और रिंगस में दोनों में जाता हूँ, साथ में दर्शन। बिल्कुल, पहले मैं रिंगस मंदिर जाता हूँ, रिंगस मंदिर का तो मैं सेवक भी हूँ जी। तो सेवा करता हूँ। तो वहाँ पर जाने से आपके मनोकामना पूर्ण होती है और मेरे दिल का विश्वास है जी। और कहते ना विश्वास तो पत्थर में हो तो वहाँ पर सब कुछ सोना बन जाता है जी। तो उसी तरह से आप लोगों को बता दूं कि एक भव्य दरबार, मतलब एक भव्य तोरण द्वार बनने जा रहा है रिंगस मंदिर में, जो कि इस फागुन मेले से पहले वहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। अरे वाह। वो देखने लायक होगा जी। वो आप हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा, अपने दर्शकों हाँ, को। मेरे को फोटो अगर आपके पास कुछ हो मैं दिखाना चाहूँगा। वो मैं भेज दीजिएगा मेरे को। बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ आप जी। दिखाइएगा जरूर। जी। इतना भव्य दरबार है कि लोग वहाँ आके मतलब एक ना सेल्फी वाला मोशन वहाँ पे जरूर नजर आएगा और बहुत मतलब कहते हैं ना एक दिल की फीलिंग। अभी तक खाटू श्याम जो लोग जाते हैं वहाँ पे भी एक तोरण द्वार है, उससे भी बड़ा भव्य दरबार, मतलब जो तोरण द्वार बनने जा रहा है वो देखने लायक होगा। वाह। तो एक बार लोगों को जरूर दिखाइएगा। 100% सर। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग खाटू श्याम जी जाते हैं घूमने जी, वो इस बार प्राचीन मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करके आए। जी, परफेक्ट सर। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ
मैं खुद आना चाहूँगा और ऑडियंस को भी मैं बोलूँगा बिल्कुल, आप इनवाइटेड हैं सर। 100% सर। मैं अभी से इतना बेताब हो रहा हूँ जाने के लिए। मेरे को बहुत पसंद है दर्शन करना। मैं मांगता नहीं कुछ जाके, बस मेरे को हाथ जोड़ के जब मैं एक ऑरा फील करता हूँ ना, मेरे आंसू टपकने लगते हैं। तो मैं ऑडियंस को भी कहूँगा कि ऐसी चमत्कारी शक्तियों से आप भी रूबरू हुए, आशीर्वाद लें। आपने एक बात बोली कि आंसू टपकने लग जाते हैं, कहते हैं ना ये साफ और शुद्ध रूह का एक रूप होता है, क्योंकि आंसू उसी के टपकते हैं जो उनके करीब होता है। जी तो बाबा तो खुद बुला लेते हैं। जी। तो यही मैं फ़ोटो लगाना चाहूँगा, और जो भी लोग दर्शन करने जाते हैं खाटू श्याम जी के, वो वहाँ भी ज़रूर जाए। बिल्कुल। और सारी चीज़ें आपको जो भी हैं, आई वांट कि आप अगर जाते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या एनर्जीज फील होती हैं, क्योंकि एक्चुअल में जिस हिसाब से आप बता रहे हो और मैं आपकी आंखों में देख पा रहा हूँ कि वहाँ की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता पॉडकास्ट का किसी भी। सो थैंक यू सो मच सर ये करने के लिए। एक लास्ट सवाल मेरा सबसे रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा, और नेचुरल एक्सपीरियंस जो जी चाहा तो बाबा ने चाहा, क्योंकि तो कहते ना, मैं एक लाइन जरूर बोलता होता हूँ, कहते एक पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, जी। फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। हाँ ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। जी। जब तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी इंसान गुनहगार क्यों है? फिर उनकी मर्जी रही तो जल्दी फिर मुलाकात होगी सर आपसे। ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बार बार मिलने का मन करे। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। मेरे को बहुत कुछ नया जानने को मिला, एंड ऑडियंस को भी ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि अगर वो हमारे को इतने टाइम से देख रहे हैं तो ये हमारा पहला एपिसोड था जो हमने 100% लाल किताब पे किया। हमने किताब को पूरा अच्छे से जाना। ये छोटी वाली किताब का क्या है, एक बार आप वो भी बताइए। जी, ये पंडित रूपचंद जी जोशी की लिखी 1941 की, जिसको नाम दिया गया था गुटका। जी 1941 गुटका। और इसमें आगाज कैसे होता है, थोड़ा सा अगर आप लोग सुनना चाहें तो बताइए सर। क्योंकि इतने बड़े बड़े आगाज याद तो नहीं रहते, जी मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जी जी जी, आपकी आवाज़ भी बड़ी मधुर हो जाती है जब आप पढ़ते हो। कहते क्या हुआ था क्या भी होगा, शौक दिल में आ गया, इल्म ज्योतिष हस्तरेखा, हाल सब फरमा गया। जी। क्या हुआ था क्या भी होगा, शौक दिल में आ गया, इल्म ज्योतिष हस्तरेखा, मतलब ये हस्तरेखा, हाल सब फरमा गया, जन्म कुंडली की चंद्र हिस्से दो बतला गया। एक जन्म कुंडली, एक चंद्र कुंडली, जी। हम दो ही देखते हैं, ठीक है। हाथ दायां ले के बायां, भेद ये समझा गया। हाँ। हाथ सीधा लें कि उल्टा लें, भेद ये समझा गया। लगन पहला हिंदसा गिनका, जी। लगन पहला हिंदसा गिनकर 12 घर चलवा गया। मतलब लगन को हमने मान के 12 के 12 घरों को बताया। इस तरह पूरी कुंडली, इस तरह पर कुंडली पूरी करके जब बनवा गया, भेद बाकी इतना था रखा, बच्चा ये बतला गया, औरत कुंडली चंद्र बायां, औरत की कुंडली चंद्र जो है बायां हाथ, ओके। ठीक है। पीछे ये लगवा गया, इस रानत की ये बात करके हाल सब पढ़वा गया, दो छिपे थे हिस्से पहले, एक ये बनवा गया। वाह। तो ये छोटा सा मैंने सुनाया जी, ठीक है। तो परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। इन कविताओं को ही समझना थोड़ा मुश्किल होता है जी। और इसी कविताओं को सुनकर जो हमने इसका प्रेडिक्टिव रूप दिया है कि कैसे ये आसानी से हो जाए, जी। लोगों को समझ में आए, तो इसी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं काम करता हूँ। जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ये प्रेडिक्टिव ही पढ़ा जाएगा। परफेक्ट। ठीक है। बाकी अब सब आप तक पहुंचना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।